बहुत ज्यादा लाशें दिखी गई हैं। मैं अगर आपको नंबर बताऊंगा तो भूचाल आ जाएगा, या जितनी बड़ी तादाद में। जैसे मुईद पीरजादा साहब ने एक दावा किया था, ये उस लेवल का दावा सामने आया। अब ये है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं कि जनूबी पंजाब में राशिद नाम का कोई शख्स था जो जनूबी पंजाब का रहने वाला है, और ये 2-2.5 माह से अपने रिश्तेदारों या अपने घर वालों से राब्ते में नहीं था। उसकी वजह यह थी कि इसकी शादी का कोई मामला था जिसके ऊपर एक इख्तलाफ था, और ये अपने घर वालों से राब्ता नहीं कर रहा था। अचानक इसके भाई को एक टेलीफोन कॉल आती है और उसको ये पूछा जाता है, आसिफ गल कर रहे हैं? उसने कहा जी मैं आसिफ बात कर रहा हूं। उसने कहा जी आसिफ तुम राशिद के भाई हो? उसने कहा जी मैं राशिद का भाई हूं, हमारे वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद शफीक है। बिल्कुल ठीक है जी। वो कंफर्म करता है बंदा पहले। अच्छा, जो कॉल आती है वो अननोन नंबर से आती है। पहले अननोन नंबर की जो कॉल है, ये अननोन नंबर का मतलब ये नहीं होता कि आपको नंबर नहीं पता, नाम नहीं लिखा हुआ, आपने फीड नहीं किया हुआ, नहीं। ये जो एजेंसियों की कॉल्स होती हैं या मखसूस लोग जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जब वो कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में कोई नंबर ही नहीं आता, लिखा हुआ आ जाता है अननोन। यानी आप पता ही नहीं कर सकते कि ये बंदा कौन था जिसने आपको कॉल की है। ये फैसिलिटी उनके पास होती है कि वो ऐसी कॉल करते हैं जिससे एक दबाव पैदा होता है। वो आसिफ के बकौल जो मामला बाहर आया कि वो उठा नहीं रहा था उस कॉल को, वो डर रहा था, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं और ये सोशल मीडिया पे पोस्टें वगैरह करते रहते हैं, तो उन्हें लगा शायद कि हमारे लिए कोई मुश्किलात पैदा होने जा रही है। हम पोस्टें वगैरह करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो ये अननोन नंबर से कॉल आ रही है, कोई नई मुसीबत ना बन जाए। लेकिन फिर जब उसने डरते डरते फोन उठाया तो उसको बताया गया कि तुम्हारा भाई जो है वो राशिद, वो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेड बॉडी ले लो। इसमें उस बंदे ने कहा, जो आसिफ है, उसने ये कहा जी कि मैं आप पे कैसे एतबार करूं, आप अननोन नंबर से बात कर रहे हैं, वो डेड बॉडी को सरकारी आदमी है, आप कौन है, अपना तारुफ करवाएं। तो उस बंदे ने ये कंफर्म करके कि ये फैमिली वही है, फोन बंद कर दिया कि तुम सब्र करो, मैं कॉल तुम्हें करवाता हूं। उसके बाद जनाब कॉल आती है दोबारा, और अब के कॉल करता है एएसआई इम्तियाज। ये सब्जी मंडी थाने का एएसआई है। ये अब सारी तहकीकात मैंने की है, मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ये जो इम्तियाज नाम का एएसआई कॉल करता है, ये बताता है जनाब कि राशिद की इस्लामाबाद में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है, फैमिली मेंबर आ जाए और वो आकर उसकी लाश ले जाएं। ये इम्तियाज एएसआई भी ये कंफर्म करता है कि यार तू आसिफ ही गल कर रहे हैं, तेरा भरा सी राशिद, तो अपने भाई की आगे भाई डेड बॉडी ले जा। वो ये कहता है जी हम तो जनूबी पंजाब में रहते हैं, सादकाबाद, वो उधर रहीम खान, तो हमारे कुछ अजीज हैं जो रहते हैं इस्लामाबाद में, जानने वाले, उन्हें हम कहते हैं हमारे कजन वगैरह है, वो आ जाएंगे, आके देख लेते हैं। तो वो तस्वीर भेजता है, कहता है ये तेरा भाई है? कहता जी बिल्कुल ये मेरा भाई है। कंफर्म कर देता है। मौत कैसे हुई? एक्सीडेंट हुआ है। अब वो अपना एक कजन भेजते हैं, जब वो कजन जाता है तो वो उसको डेड बॉडी नहीं देते। वो ये कहते हैं जी हम डेड बॉडी नहीं दे रहे, आप खूनी रिश्तेदार को बुलाएं, वहां से वो आए, लिख कर दे और डेड बॉडी लेकर जाए। अब ये पुलिस करती है। तो वो वहीं से एक और लड़के को लेकर जाते हैं। ये लड़का उनके कजन का दोस्त है। अब इसका नाम भी पता है मुझे, और बहुत सारे नाम, हर बंदे का नाम है, लेकिन यहां पे नाम लेने से सिर्फ मुझे मना किया गया है कि आप नाम लेंगे तो ये जिस जिसका नाम आएगा वो बंदे उठाए जाएंगे। मामला इतना गंभीर है। तो एक और बंदा वहां जाता है, वो जाकर 6,000 रुपया देता है नकद एएसआई इम्तियाज को कि यार तुम ये पैसे ले लो हमसे और हमें डेड बॉडी आप दे दें, ये पैसे रिश्वत आप ले लें और डेड बॉडी हमारे हवाले करें, हम लेकर जाए रहीम खान में जाके उसको दफनाएं, उसकी फैमिली के हवाले करें, उनके घर वालों का बुरा हाल है। तो अब जो है वो उनके राब्ते वाब्ते भी साथ साथ चल रहे थे। तो एएसआई उस लड़के को लेकर साथ मुर्दा खाने के अंदर चला गया। ये पिम्स अस्पताल का मुर्दा खाना है। एक अस्पताल के मुर्दा खाना में नॉर्मली जो है इमरजेंसी की सिचुएशन में 30-40 लाशें रखने की नॉर्मल जो जगह होती है वो इतनी होती है, क्योंकि वहां पे बॉक्सेस बने होते हैं। मैं क्राइम रिपोर्टर हूं तो मैं गया हूं वहां पे। वो ऐसे बॉक्स को आपने फिल्मों में शायद देखा होगा, बॉक्स को ऐसे बाहर निकालते हैं तो उसमें एक लाश होती है, दूसरा निकालते हैं उसमें एक और होती है, तीसरा निकालते हैं उसमें एक और होती है। तो एक एक बॉक्स में एक एक लाश होती है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 30 से लेके 100 तक हो सकती है। बहुत बड़ी तादाद में जरूरत भी नहीं पड़ती और इतनी बड़ी वो होती भी नहीं है मुर्दा खाने के अंदर कैपेसिटी, क्योंकि वो पूरा का पूरा चिल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है, ताकि लाशें डीकंपोज ना हो, लाशें खराब ना हो। मुर्दा खाना के अंदर गया, उसने एक बॉक्स बाहर निकाला और पहचानने के लिए कहा लाश को, तो उसने बताया जी कि उस एक बॉक्स के अंदर बगैर कफन के 3 लाशें पड़ी थी। इसके आप 2 मतलब ले लेना, एक तो रखने वाले ने 3 रख दी। अब ये रखने वाला जो है वो इतना तो बेवकूफ नहीं है, हर लाश को अलग अलग बॉक्स में रखना चाहिए था।
तो लाशें इतनी ज्यादा हैं वहां पे कि एक बॉक्स में 3 रखनी पड़ी। ये कॉमन सेंस की बात है जो समझ आती है। उसने कहा ये ऊपर नीचे पड़ी हुई थी, 3 लाशें पड़ी हुई थी, हमने अपना बंदा पहचान लिया कि जनाब ये बंदा है, ये आप डेड बॉडी हमें दे दें। ये 2 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ये डेड बॉडी आपको हम दे दें। कागजी कार्रवाई की, डेड बॉडी उनके हवाले कर दीजिए, एक्सीडेंट हो गया, बंदा आपका मर गया। अब वो जो लड़का वहां गया था उसने ये क्लेम किया है, और वो जो इस्लामाबाद वाले लोग हैं वो ये क्लेम करके बताते हैं बाकायदा, और इस पे मैं आपको बताऊं वीडियो के प्रूफ्स मौजूद हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, शौकत बसरा के पास वो सबूत मौजूद हैं जो सबूत पूरे निजाम को हिलाकर रख देंगे। गो कि इस वक्त लोग बहुत खौफजदा हैं, बहुत परेशान हैं। हुआ ये कि डेड बॉडी दी गई, उसने कहा जी वहां बहुत सारी डेड बॉडीज थी, और जब एक बक्से के अंदर 3 डेड बॉडीज हैं तो इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर से हिसाब लगा लेना कि एक बक्से में 3 डेड बॉडीज क्यों रखनी पड़ गई। ये मेरा सवाल है। जब उसने कहा कि 3 बॉडी इकट्ठी थी। अच्छा जी, फिर वो ये बताता है कि डेड बॉडी लेकर वापस चले गए और ले जाकर वहां पे रहीम खान में हवाले कर दिया गया। वहां पे जो तदफीन का मामला शुरू हुआ तो उनके अब कुछ अजीज जो है जिनका मेडिकल से भी ताल्लुक है थोड़ा बहुत, वो जो समझता है इस मामले को, मेडिकल साइंस को, उस बंदे ने कहा जी ये तो डेड बॉडी ताजा है ही नहीं, ये तो बहुत दिन पहले का मरा हुआ बंदा है आपका। क्या मतलब? उन्होंने कहा डेड बॉडी तो अकड़ी हुई है, ये बंदा तो कई दिन पहले का मारा गया बंदा, ये तो अभी आज की, कल की, परसों की तो हलाकत ही नहीं है एक्सीडेंट की। तो उसके बाद उसके घर वालों ने उसको जब नहलाना शुरू किया, गुसल देना शुरू किया, तो उसकी बॉडी में गोली का निशान मिला। उसे गोली लगी थी जो मेन आपकी आर्टरी होती है टांग के ऊपर, ये यहां पे फ्रंट साइड से उसको गोली लगी थी। और अगर ये आर्टरी आपकी फट जाए तो फिर खून नहीं रुक सकता, जो मर्जी आप करें ये खून नहीं रुकता होता। मैंने 1-2 वाकयात ऐसे देखे, बड़ी मुश्किल इंसान की जान बचती है। इमरान खान साहब कहते नहीं रहे कि मेरी वो शारक है, वो मेन रग है एक्चुअली इसका, वो ये नाम ले रहे हैं। शारक तो यहां गले में होती है, लेकिन वो मेन रग एक वहां पे भी है, शारक भी आप उसे कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो अगर वो कट जाए या वो डैमेज हो जाए और ब्लडिंग वहां शुरू हो जाए तो ब्लीडिंग वहां पे नहीं रुकती फिर उसके बाद। तो पता चला जनाब कि इस बंदे को तो गोली लगी है। अब उसकी वीडियो वहां कोई बना रहा था, वीडियो बन गई, रोला पड़ गया, ये वीडियो मार्केट में आ गई। हमाद अदर के बाद इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने शेयर कर दी, सबने शेयर कर दी। अब इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन बाहर आना शुरू हो गई है, और शौकत बसरा ने बहुत बड़ा क्लेम किया। मेरी जब उनसे बात हुई तो उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, लेकिन ये सारी की सारी फैमिली को इस वक्त पूरी तरह से घेरे में ले लिया गया है, और जितने भी लोग इस केस के अंदर अब तक इन्वॉल्व हुए हैं उन सब अफराद को घेरे में ले लिया गया है। मैं अभी तक ये क्लेम नहीं कर रहा कि वहां कितनी डेड बॉडीज है, मैं आपको वो बता रहा हूं जो इंफॉर्मेशन मुझे इन लोगों ने दी है। अगर आप अस्पताल में बात करेंगे तो वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने वहां 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने कहा वहां तो इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं। बल्कि जब ये सानिया हुआ उसके बाद कई दिनों तक तो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी रही हैं अस्पताल के बाहर। अस्पताल के अंदर आने जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। जो सहाफी अंदर बाहर आ जा रहे थे, साकिब बशीर और मुतीउल्लाह जान साहब, इनको उठा लिया, इनके ऊपर मंशियात का पर्चा भी डाल दिया। तो कुछ तो था पिम्स अस्पताल में जिसकी वजह से इतनी पर्दादारी थी। बहरहाल ये अब उस नौजवान का क्लेम है। अब ये इतना बड़ा इल्जाम है और इतना बड़ा मामला है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, एक स्टेटमेंट मुहित मीरजादा साहब ने दिया, उन्होंने कहा जी उनके पास पक्की खबर है। फिर कुछ और लोगों ने कहा जी बहुत ज्यादा लोग जो है उनकी शहादतें हुई हैं, जितनी फायरिंग हुई है और जो बाद में इलाका साफ किया गया है उसके हवाले से भी लोगों के बड़े तहफुजात हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, इसने यानी पुलिस ने ये क्यों कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, हालांकि वहां पे जब गए तो पता चला जी इसको तो गोली लगी है, और वहां निशान बाकायदा मौजूद है कि इसकी बॉडी के अंदर गोली दाखिल हुई है। अब इतनी बड़ी बात सामने आ गई है, इंटरनेशनल मीडिया को बुलवाना चाहिए और हुकूमत को इसके ऊपर अपनी तफसीलात बतानी चाहिए। मुझे जो 1-2 लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी पिम्स के ऊपर जो है वो दोबारा से कड़ी सिक्योरिटी है और वहां से ये मुमकिन है कि अगर कोई लाशें वहां मौजूद हैं तो उनको गायब कर दिया जाए। अब ये सबकी अपनी अपनी बात है। गवर्नमेंट क्योंकि मालूमात को छुपा रही है, अस्पताल में किसी को जाने नहीं देती, अस्पताल का रिकॉर्ड छुपाती है, तस्लीम नहीं करती जो हुआ है, तो फिर इस तरह की चीजें जन्म लेती हैं। लेकिन ये हकायक हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जो मैंने आपको बताया वो वही बताया जिसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा वीडियो उसके अंदर मौजूद है। मैंने अपने से आपको इसमें कुछ नहीं बताया, और आजाद जराए से आप इन चीजों को जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो ये है जनाब अब तक की इस हवाले से सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी कि ये मामला क्यों उठा, इसके पीछे रीजन क्या था। अब नाज़रीन, एक स्टेटमेंट नुसरत जावेद साहब का आया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया, और जो उन्होंने बताया मैं चाहता हूं कि पहले मैं वो आपको एज इट इज बताऊं, फिर आज मैं आपको वो असल कहानी सुना दूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था, जनरल बाजवा ने कौन सा खेल खेला था और वो क्यों खेला था।
इमरान खान को अमरीकियों ने नहीं हटाया था, यह कह रहे हैं नुसरत जावेद। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, उसने देखा इमरान खान काबू में नहीं आ रहा, उसका दिल तो फैज हमीद पर आया हुआ है, उसने अपोजिशन को डराया और खान को हटा दिया। ये नुसरत जावेद साहब ने कहा। बात गलत नहीं है, लेकिन यह मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अब यह बात शुरू हो गई है। मैंने बड़े अरसे से ये सारी चीजें अपने दिल में रखी हुई थी, मैं खोल के आज आपके सामने रख देता हूं कि हुआ क्या था। हुआ यह था कि जनरल बाजवा का दिल नहीं भर रहा था एक्सटेंशन से। जब इनको 2019 में एक्सटेंशन मिली और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको एक्सटेंशन दी, तो जनरल बाजवा ये क्लेम करते थे कि मैं इमरान खान का आर्मी चीफ नहीं हूं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुत्तफिका आर्मी चीफ हूं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूं। इसीलिए वो पार्लियामेंट के जरिए से सारा करवाया गया था और लाहौर में और दीगर जगहों पे जश्न भी मनाया गया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई। अब जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और चाहिए थी और वो एक एक्सटेंशन के लिए पर तोल रहे थे। 2021 में उन्होंने चेक करना शुरू किया कि 2022 में क्या इमरान खान मुझे एक और एक्सटेंशन देगा। तो जनरल बाजवा के जो बहुत करीबी लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो इमरान खान साहब के वज़रा के अंदर भी शामिल थे, बाद में वो छोड़कर भी इमरान खान साहब को चले गए, उनसे जनरल बाजवा ने राब्ता किया और अंदाजा लगाने के लिए कहा कि जरा अंदाजा तो लगाएं कि मामला क्या है। तो जब इमरान खान साहब के साथ ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने बात की, तो इमरान खान साहब ने कहा यार मैं पहले एक्सटेंशन देकर पछता रहा हूं, मैंने अपना असूल तोड़ा है, तो मैं दोबारा एक्सटेंशन देना है, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, देखेंगे। इमरान खान साहब ने नागवारी का इजहार किया इस सवाल के जवाब में। यह इंफॉर्मेशन जनरल बाजवा तक पहुंच गई कि इमरान खान मुझे जाती तौर पर एक्सटेंशन मजीद देने के हक में नहीं है। अच्छा, यह बात सिर्फ बाजवा साहब तक नहीं पहुंची, आसपास भी पहुंच गई, यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं उनके अंदर भी चली गई। बाजवा साहब ने बेइज्जती महसूस की, उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन तो मैंने लेनी है, अब इमरान खान नहीं होगा, एक्सटेंशन मैं ले लूंगा, मैं अपने बंदे लाके एक्सटेंशन ले लूंगा। वैसे भी उनके दिल के अंदर एक प्यार मोहब्बत तो था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, वो सब जानते हैं कि जनरल बाजवा और क्या ताल्लुक है नवाज शरीफ का और जनरल बाजवा के ससुर का और ख्वाजा आसिफ का, ये नेक्सस है क्या एक्चुअली, ये सबको पता है, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। जनरल बाजवा ने 2 टारगेट सेट किए थे, इमरान खान को हटाकर दूसरी पार्टी लाकर उससे अपने लिए एक्सटेंशन लेने के लिए 2 टारगेट थे। नंबर 1, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, उनको सबको राजी करना है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा के आप आएं और आके मुझे एक्सटेंशन दें। नंबर 2, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राजी करना है, क्योंकि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मकबूल थे। तो सबसे पहले तो फैज हमीद को हटाया गया और जनरल नदीम अंजुम साहब आ गए। अब हुआ यह कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कैसे समझाया जाए। मैंने आपको कई दिनों से एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है और हमेशा से क्लियर है कि वो कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाते, जो अमेरिका कहता है वो वही करते हैं। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका से एक दबाव दरकार था ताकि जनरल बाजवा के साथ सारे के सारे मिल जाएं। अब अमेरिका के अंदर लॉबिंग शुरू करवाई गई 2021 में सॉरी, ये लॉबिंग बहुत तेज हो गई और उसके लिए पैसा भी पाकिस्तान का खर्च हुआ। ये कहानी सारी अब सामने आ चुकी है, ढकी छुपी नहीं है, अखबारात में छप भी चुकी है। तो जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका में लॉबिंग करवा के उनको बताया इमरान खान आपके लिए बहुत बुरा है, मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूं, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर है आपके लिए, इमरान खान बहुत बुरा है। जो बाइडन पहले ही इमरान खान साहब से शख्सी तौर पर थोड़ा सा वो रखते थे बुग्स, तो वो फौरी तौर पर इनके ट्रैप में आए और जबरदस्त किस्म का एक वहां से साइफर आ गया। जनरल बाजवा साहब, अब देखिए इमरान खान साहब बार बार पूछते थे साइफर लिखा किसके नाम गया था कि इमरान खान को निकालो, किसके नाम था। यानी लिखा तो आपके वो साइफर तो एक्चुअली नोट्स होते हैं ना, एक्चुअली तो साइफर नोट्स होते हैं, जो मीटिंग हो रही होती है, तो वो ऑर्डर किसके लिए था, एक्चुअली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए था। तो जनरल बाजवा ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब ए हो गया रे, अमेरिका इमरान खान को अब बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसको निकालना पड़ेगा। सियासतदानों को जनरल बाजवा ने डराया कि इमरान खान जो है ना वो जनरल फैज हमीद को ले आएगा और ये जितना आपके ऊपर जुल्म हुआ ना ये सारा जनरल फैज हमीद ने किया, मैं तो आपके साथ हूं। ये करके सियासतदानों को भी राजी कर लिया और फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। ये है जी सारा खेल। इस तरह जनरल बाजवा ने अमेरिका को भी इस्तेमाल किया और अमेरिका ने इमरान खान का रजीम तब्दील करवाया। वो इसके अंदर ना सिर्फ इन्वॉल्व हुए बल्कि उन्होंने बहुत सारी एफर्ट की। फिर उसके बाद जो सहाफ़ी शामिल हुए, बहुत सारे आपके सियासतदान शामिल हुए, बंदे तोड़े गए, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हुआ और इस तरह जनरल बाजवा ने रजीम चेंज करवा दिया। अब 2 सवाल पैदा होते हैं कि उसके बाद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिली
और फिर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को क्यों कहा कि आप एक्सटेंशन लेनी है? एक्चुअली इमरान खान को पता चल गया कि ये एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार एक्सटेंशन लेनी मेरे को लल्ला है, ये ना करो जनरल बाजवा साहब, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो जाएगी जो अब तक तबाह है। इमरान खान ने दुरुस्त कहा था कि अगर आप अभी छेड़ेंगे हुकूमत को, हमारी पॉलिसीज खराब हो जाएंगी, लोग इन पे एतबार नहीं करेंगे, मुल्क की इकॉनमी बढ़ जाएगी, और वो बढ़ गई। वो अभी तक ठीक नहीं हो रही, सारे कोशिशें करके देख चुके हैं। यानी जो फौज ने भी एफर्ट डाली उसका भी कुछ नहीं बना, कोई कुछ नहीं कर सका इकॉनमी को ठीक करने के लिए। इमरान खान ने ठीक कहा था, तो इससे बेहतर तो था जनरल बाजवा इमरान खान से एक्सटेंशन ले लेते, कम से कम ये तजुर्बा तो ना करते। अब हुआ यह कि दूसरा सवाल यह कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिली, उसकी दो चीजें हुई थी। अब मैं आपके सामने वो फैक्ट रखने लगा हूं जो मुझे थोड़े दिन पहले पता चले थे। हुआ यह कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेने के लिए मौजूदा हुकूमत के ऊपर दबाव डाला, जिसकी गवाही इरफान सिद्दीकी ने और नून लीग के कई लोगों ने दे दी है कि बाजवा साहब कहते थे एक्सटेंशन दो 2 साल की मुझे मजीद, लेकिन हुकूमत उन्हें कहती थी हम आपको 1 साल की एक्सटेंशन देंगे, 2 साल की नहीं देंगे। हुकूमत यह चाहती थी कि फैज हमीद समेत बहुत सारे जर्नैल रिटायर हो जाएं, जनरल बाजवा कंटिन्यू कर दें, 2023 में नए आने वाले बंदों में से हम एक बंदा चुन के अपना आर्मी चीफ लगा लेंगे, हमें सुकून हो जाएगा। लेकिन जनरल बाजवा 2 साल की एक्सटेंशन मांग रहे थे, इस पे झगड़ा हो रहा था। जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ की धमकी भी लगाई कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर आपने मुझे एक्सटेंशन ना दी तो। उन्होंने कहा हुकूमत ने कि इमरान खान जीने नहीं देगा अगर आपको हमने एक्सटेंशन दी, हमारी तो सियासत बढ़ जाएगी, सारी अवाम आपके खिलाफ हुई है, हमें तो बूट पॉलिश के ताने मिल रहे हैं। तो फिर जनरल बाजवा ने क्या किया कि पंजाब के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया, वो जो 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ था 17 जुलाई 2022 को, और उस बुनियाद पे इमरान खान साहब से मुलाकात करके कहा कि देखें मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया, मैं बिल्कुल ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाना चाहता हूं, लेकिन ये इलेक्शन अभी नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे एक एक्सटेंशन चाहिए, चंद महीने में मैं रिटायर हो रहा हूं, आप मुझे एक एक्सटेंशन दे दें। मुझे हुकूमत 1 साल की एक्सटेंशन दे रही है आपकी मर्जी के खिलाफ, अगर आपकी मर्जी शामिल हो जाए तो मैं 2 साल की एक्सटेंशन ले सकता हूं, मैं बड़े आराम से आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दूंगा, खान साहब आपकी मकबूलियत है, आप जीत जाएंगे, हमारे खिलाफ आप बयानियां बनाना बंद कर दें। इमरान खान साहब नहीं माने, उन्होंने कहा, जनरल बाजवा साहब ने यह भी धमकाया कि मेरे बाद जो आएगा ना, आप लोग जो है वो कानों को हाथ लगाएंगे और मुझे भूल जाएंगे। यह जनरल बाजवा ने एक नहीं कई जगह पे कहा। अब हुआ यह कि इमरान खान साहब माने नहीं और उन्होंने कहा जी 6 महीने बाजवा साहब आपको हम दे सकते हैं और आप इलेक्शन करवाएं और जाएं। अब 6 महीने की जब बात आई तो जनरल बाजवा को लगा कि 6 महीने की एक्सटेंशन क्या एक्सटेंशन है। अब वो हुकूमत को कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान इतना तो मान गया है ना, उसने स्टेटमेंट तो दे दिया है, तो आप मुझे 2 साल की दे दें। हुकूमत के साथ उनकी ये मारधाड़ चल रही थी, इतने में शहीद अरशद शरीफ शहीद हो गए। यानी इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो शहबाज गिल के ऊपर और आदम सवाती के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए, लोगों को नंगा करने का सिलसिला शुरू हो गया, और यह सारा काम ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो कर रही थी। और लगातार जब ये चीजें हो रही थी तो इससे नफरत और ज्यादा बढ़ती गई जनरल बाजवा के खिलाफ। अरशद शरीफ की शहादत का डायरेक्ट इल्जाम जनरल बाजवा पे आया, और मैं आज भी समझता हूं कि जनरल बाजवा ही वजह है अरशद शरीफ की शहादत की। लेकिन मुझे यानी ये फूड फॉर थॉट है, मुझे एक बंदे ने कहा और मुझे लगा कि इस बात को ऐसे देखना भी चाहिए कि क्या अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान को गोलियां ना लगती तो 100% जनरल बाजवा एक्सटेंशन ले जाता। ये 2 ऐसे वाकयात हैं जिसने जनरल बाजवा को बुरी तरह हिलाकर रख दिया कि अगर